पर हर इंसान ज्ञान देता है। अब यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल जो है आपका, इससे ये चैनल तो हम लोगों के लिए उस समय पे वरदान बन के आया जब हम लोग सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मोड में थे। जो दुनिया की बातें हैं ना, आप चाहो तो आप एक चार्ट बना के उसको लिख लो, आप उसे रोज़ देखो ताकि वो ज़ख्म ताज़ा होता रहे। मेरी शादी हो चुकी है, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिली वो ये थी कि शादी के बाद तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है, हस्बैंड से अलग रहने का बहाना है, ये सारी चीज़ें। फिर थोड़े हिस्ट्री में तो तुम कभी नहीं निकाल पाओगे, ऑप्शनल चेंज कर दो। बट मुझे हिस्ट्री, पिता, पति और भाई, ये 3 लोग सपोर्टिव मिल जाते हैं तो वो लड़की तो ज़रूर कुछ करेगी। अगर उसके अंदर वो 1 महीने पहले अगर तैयारी करते हैं तो आराम से उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मैम नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आया है। इसी सीरीज़ में आइए बात करते हैं 5th रैंक डिप्टी एसपी पे आकांक्षा अवस्थी मैम से। इनसे जानते हैं वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं, पूरा प्रारंभिक परीक्षा से लेके चयन तक की वो सारी बातें इनसे जानते हैं। मैम सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं पीसीएस 2021 में चयन को लेकर के। तो मैम अपने कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड के विषय में बताएं, कहाँ से आपने क्या किया है? मैंने क्लास 12th लखीमपुर खीरी सेंट डॉन बॉस्को कॉलेज से किया और आफ्टर दैट मैं ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ आई और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद थोड़ा सा गैप किया, बीएड कर लिया और फिर मेरा मन हमेशा से था सिविल सर्विसेज में जाने का, बट मौका नहीं मिल पा रहा था। 2017 में मैंने एक डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और कोइंसिडेंटली उसी ईयर मेरी शादी भी हो गई, बट हस्बैंड सपोर्टिव थे तो मैंने उसको कैरी ऑन किया। अच्छा, तो मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और ऑप्शनल कौन सा आपका है? मेरा ये 3rd डेडिकेटेड अटेम्प्ट था और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था। हिस्ट्री है। तो मैम कुछ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के छात्रों को बताएं, जो भी चैनल पर नए छात्र हैं और जिनका इस बार नहीं भी हुआ है, जो देना भी चाह रहे हैं, तो उनको बताएं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कम से कम समय में या अधिक से अधिक समय में वो क्या पढ़ाई करके कर सकते हैं अपने आप? देखिए, प्रीलिम्स के लिए ऐसा है कि अगर कोई न्यू एस्पिरेंट है तो वो 5-6 घंटे दे सकता है और थोड़ा सा पीसीएस के पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग है यूपीएससी से, तो उसको समझने में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। आप समझिए कि पेपर किस तरह का प्रीलिम्स में आता है, क्योंकि जिस तरह से यूपीएससी में स्टेटमेंट्स आती हैं पूरी और पीसीएस के पेपर में क्या होता है, स्टेटमेंट्स का पूरा पेपर स्टेटमेंट्स का नहीं होता है, थोड़ा सा मिक्स होता है। कहीं आपसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, कहीं आपसे कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको कंसेप्ट्स भी देखने हैं, फैक्ट्स भी देखने हैं, आप किसी चीज़ को छोड़ के नहीं चल सकते। और मार्क्स भी आप बॉर्डर लाइन पे लाकर आप सोचें कि आपका हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे जो न्यू कमर्स हैं और जिनके सारे कंसेप्चुअल क्लियरिटी जिनको आ चुकी है, वो 1 महीने पहले अगर तैयारी करते हैं तो आराम से उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मैम प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपने करंट अफेयर को कहाँ से देखा है? प्रारंभिक परीक्षा को लेके जो मेरा करंट अफेयर्स था, एक्चुअली मैं करंट अफेयर्स जितना भी फॉलो करती थी मैं वो सारा यूपीएससी वाला ही फॉलो करती थी और एक वीडियो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का अलग से महीने में एक बार देख लेती थी और एक वीडियो में जो ये जनरल स्टडीज़ जीएस का जो पोर्शन होता है, इसके लिए करंट अफेयर्स का एक अलग से एक वीडियो रख लेती थी और ये सारे वीडियोस देख के और मेंस के एडिटोरियल्स पढ़ के इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके और इस तरह से मैंने तैयारी की। तो मैम मेंस पे बात करने से पहले कुछ बातें हैं जो छात्र जानना चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप यूज़ करते हैं? मैंने सोशल मीडिया में कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं यूज़ की थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो आपके खुद के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर लेते हो, इन चीज़ों से डाइवर्ट नहीं होते हो, तो आप चला सकते हो, बट मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता था मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तब आप अगर थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो और उस समय आपके किसी फ्रेंड ने कोई पार्टी की फ़ोटो डाल दी या फिर किसी के घर कोई फंक्शन हुआ और आप कहीं जा नहीं पा रहे, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप ना चाह के भी आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आती है, ये चीज़ मैंने फील की है। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आप सोशल मीडिया अवॉइड करो तो ठीक है, वरना ऐसी कोई कंपल्शन भी नहीं है कि आपको अवॉइड करना ही है। अगर इन सब चीज़ों के साथ आप अपना माइंड स्टेबल रख सकते हो तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैम पढ़ाई के दरमियान क्या कठिनाइयाँ आपको सामना करना पड़ा इन सब चीज़ों में, और आपका सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? पारिवारिक सदस्य में लोगों क्या इस सही चीज़ें?
देखिए मेरी शादी हो चुकी है, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिली वो ये थी कि शादी के बाद तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है, हस्बैंड से अलग रहने का बहाना है, ये सारी चीज़ें। फिर थोड़े दिनों बाद शादी का था, उसके बाद फिर बेबी का लोग बोलने लगे कि अब तो कर लेना चाहिए वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो दुनिया की बातें। खैर जो भी हो, इन सारी चीज़ों को छोड़ के मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे पापा तो हमेशा से, मेरे पापा तो कोई भी मेरे रास्ते में आता तो वो पहले ही खड़े थे, मतलब वो तो बातें मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मेरे पापा, अभी भी करते हैं। भाई मेरा और मेरे हस्बैंड, ये 3 मेल मेंबर्स ऐसे हैं, मुझे लगता है किसी भी लड़की को अगर पिता, पति और भाई ये 3 लोग सपोर्टिव मिल जाते हैं तो वो लड़की तो ज़रूर कुछ करेगी अगर उसके अंदर करने की चाह है तो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन तीनों मेल मेंबर्स ने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़की है, ये मेरे से आगे निकल गई और ये नाम कर दे, मैं ना कर पाऊँ। ये इन लोगों ने मुझे हमेशा खुद से आगे रखा। तो मैंने भी, मतलब शादी के बाद भी अगर आपके पिता आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनका नाम करो तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए खुद एक प्राउड की बात है। वरना जनरली लोग लड़कों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बेटा नाम करेगा, बट लड़की से शादी, लड़की को तो लोग कहते हैं शादी के बाद अब ये दूसरे के घर की हो गई, बट मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं समझा। और मैं भी ये समझती हूँ, मैंने अपना नाम हमेशा आकांक्षा अवस्थी ही रखा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा की पहचान ही हमेशा मेरे साथ चले। तो जी मैम, ये हम जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो चैनल है यूपीपीएससी डेली न्यूज़, क्या आपको इस चैनल के माध्यम से भी कुछ हेल्प मिला है, कुछ जानकारियाँ आपको मिली, क्या आपको रिस्पांस है इसको लेकर? यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल जो है आपका, इससे ये चैनल तो हम लोगों के लिए उस समय पे वरदान बन के आया जब हम लोग सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मोड में थे। आई थिंक ज़्यादा वीडियोस तभी रिकमेंडेशंस में आनी शुरू हुई जब हम लोग का मेंस हो चुका था और आगे का लोग वेट कर रहे थे। तो आपके चैनल ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हम लोगों को। बहुत बार हम लोग बहुत निराशा के एक एटमॉस्फेयर में चले गए, तब आपकी कोई वीडियो आती थी तो मतलब लगता था कि हाँ कोई अच्छी खबर आने वाली है। इसलिए आपके चैनल ने बहुत मदद की हमारी और आगे भी लोगों की करता रहेगा। धन्यवाद मैम। अब चलते हैं मैम मेंस पे। मेंस में जैसे एसे, हिंदी और जीएस के जो चारों पेपर हैं और ऑप्शनल को लेकर के जल्दी बात कर लेते हैं इनके विषय में। एसे और हिंदी को लेकर के आपने कैसे तैयारी की? अगर कुछ बुक्स वगैरह भी हो तो उनको सजेस्ट करिएगा। जी, एसे के लिए देखिए मैं अगर जीएस मेन पोर्शन की बात करूं तो मैंने कभी भी, एक तो 20 क्वेश्चंस वाला पूरा मॉक नहीं दिया और मैंने कभी भी एस्से के अलग से कोई मॉक नहीं दिए। हिंदी के कभी, हाँ हिंदी के मैंने 2 मॉक्स दिए थे। मैंने पूरा 14-15 मॉक वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके एक चैनल है, उससे पूरा ले रखा था, बट वो इतना लेंदी हो जाता है कि आप मतलब 1-2 तो दे लोगे एक्साइटमेंट में, बस उससे ज़्यादा हर इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मैंने 2-3 मॉक्स दिए थे शुरुआत के, उसके बाद मैंने नहीं दिया। उसके बाद जीएस की बात करते हैं। जीएस में देखिए मुझे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा पड़ा मेरी पढ़ाई पे जीएस प्रिपेयर करने में, वो मैंने जो द हिंदू के राव आईएएस के एडिटोरियल्स पढ़ रखे थे, उसके मैंने नोट्स बनाए थे। और वो नोट्स मैंने, क्योंकि 2-3 साल से मैं बनाती जा रही थी, तो लास्ट टाइम पे वो नोट्स मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किए। और वो इस तरह से वीडियो में समझाते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, आपको खुद से चीज़ें समझने का एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। फिर GS2, GS3 में आपका थोड़ा ये होता है कि GS3 में आप थोड़ा सा अगर डेटा और फैक्ट्स, इन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करो, डायग्राम बनाओ, फैक्ट्स की आप एक कॉपी अलग से बना लीजिए और उस कॉपी को आप खाना खाते समय या टहलते समय या रात में सोने से पहले 15 मिनट दे दीजिए, तो आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और थोड़ा सा ये भी होता है जीएस के पेपर में कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुद को पेपर के साथ कैसे आपको डील करना है ये आना चाहिए आपको। तो मैम ये जैसे 4th पेपर जीएस का है, बहुत हवा बना हुआ है, एथिक्स है, इंटीग्रिटी वाले जो पेपर हैं 4th का, इसका बहुत हवा बना हुआ है कि बहुत टफ है, बहुत कैसे आपने इसको मैनेज किया, क्या है या फिर भ्रम है लोगों का, कैसे करके? देखिए भ्रम तो नहीं कह सकते, सबको अलग अलग लगता होगा, किसी के लिए टफ़ होगा, किसी के लिए इजी होगा, किसी के लिए ऐसा होता है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर लेता है। तो मैं एथिक्स के पेपर के लिए मैंने सिर्फ डेफिनेशंस याद की थी, क्योंकि डेफिनेशंस थोड़ी अच्छी सी होंगी तो मतलब एक किसी बड़े इंसान ने कही होंगी तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और ये है कि एथिक्स के लिए मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। एथिक्स के लिए हाँ मैं एग्जाम्पल्स ढूंढती थी और थोड़ा सा डायग्राम
डायग्राम अगर वो आपको अच्छे से मिल जाए कहीं पे। और रही बात एथिक्स की बाकी चीज़ों की, तो मैं हमेशा अपने भाई से कहती थी कि अरे एथिक्स में मुझे चिंता नहीं करनी, मेरे एथिक्स बहुत अच्छे हैं पर्सनल लाइफ में। तो आपकी पर्सनल लाइफ को आप किस तरीके से एथिक्स के पेपर के साथ रिलेट कर सकते हो, आप चीज़ों को, जैसे कि एक्सीडेंट होता है रोड पे, तो आप पर्सनली फील करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इस स्टडी में कि आप उस समय क्या करोगे, आपने कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट देखा होगा रोड पे, तो आप फील करो। कभी ऐसा होता ना, एथिक्स के क्वेश्चन में मेरी सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब मैं जब भी कुछ गलत करती हूँ तो वो मुझे अंदर से, मेरी खुद की अंतरात्मा जिसे कहते हैं, वो तुरंत बोलने लगती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस एक्टिव होती है तो एथिक्स के पेपर में ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ें लिख सकते हो। तो ये है, थोड़ा सा मतलब ग्राउंड टू अर्थ रहिए आप एथिक्स के पेपर में, थोड़ा सा लिखी लिखाई बातें बोलने से बचिए, तो आपका एथिक्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। मैम, ऑप्शनल को लेकर के फर्स्ट और सेकंड इसके विषय में कुछ चर्चा कर दीजिए। कौन से राइटर की बुक पढ़ करके आपने ऑप्शनल दिया है और कैसा आपका ऑप्शनल पेपर गया था, इसके विषय में चर्चा करें। ओके, हिस्ट्री के लिए देखिए, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सारा का सारा सिलेबस यूपीएससी से मिलता हुआ है, तो अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हिस्ट्री के लिए आपको कुछ बुक्स हैं जो सेलेक्टेड बुक्स रखनी है, जैसे कि एनसीईआरटीज़ तो हिस्ट्री वाले पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके बाद आर एस शर्मा, वो एक तो मतलब एक मेन बुक है जो पढ़नी ही है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है और एक पूनम दलाल दाहिया की बुक आती है। इसके सिवा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे आपको जब मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो कुछ ऐसी डायनेस्टीज़ हैं जिनके बारे में आपको एक एक्सप्लेन्ड वे में नहीं मिल पाएगा मटेरियल बुक्स में, तो आप एक काम कर लीजिए, उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिए। जैसे कि अब की बार एक क्वेश्चन आया था किंग भोज पर, तो उसके लिए आपको अलग से इतना मटेरियल नहीं मिलेगा कि आप किंग भोज पे कुछ अच्छा सा एक बढ़िया सा मटेरियल लिख दें आंसर में। तो मैंने, क्योंकि मेरी गूगल करने की आदत थी, तो हिस्ट्री के लिए एक सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके एक वेबसाइट है, selfstudyhistory.com, उस पर मैंने जो मुझे मटेरियल नहीं मिलता था वो मैंने सारा मटेरियल, उससे नोट्स ऑलरेडी बना रखे थे जब से मैंने तैयारी शुरू की थी। तो इस तरह से जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, बट सिलेबस से स्टिक रहिए। सिलेबस में क्या क्या है, वो क्या क्या आपको किताबों में नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं, थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबे नोट्स बनाएं, छोटे से बनाइए, मार्क्स के हिसाब से कितने मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और आपको उसमें कितना लिखना है। इस तरह से एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री हो गई। मॉडर्न के लिए तो आपको यूपीपीसीएस में तो एटलीस्ट ज़्यादा एफर्ट, इधर उधर किताबें दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है दौड़ने की, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप बिपिन चंद्रा और ये राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम और BL ग्रोवर से आप बहुत आराम से बहुत अच्छा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबकी कोई ना कोई बुक तो होगी ही, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं मेन चीज़ इस पे फोकस करना चाहूँगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपकी जो भी बुक है, अगर आपको वहाँ से सारा मटेरियल मिल रहा है तो बस आप उसी बुक पे, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ऐसा है मटेरियल कि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, आपको पूरा वर्ल्ड कवर करना है, बट इसमें आपको सबसे ज़्यादा कंसाइज रहना है, इसमें आपको अपने रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा लिमिटेड रखने हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सिर्फ उतना पढ़िए, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे हिस्ट्री में PhD नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना पेपर निकालना है अच्छे मार्क्स से। और अच्छे मार्क्स से पेपर निकालने के लिए जितना आपको नॉलेज होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आपको ध्यान प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, इन सब चीज़ों पे देना है जो हिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगी। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री, अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो तो हिस्ट्री आपका बहुत आराम से अच्छे नंबर देगा। मुझे कई बार किसी ने डीमोटिवेट भी किया, यार हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री में तो तुम कभी नहीं निकाल पाओगे, ऑप्शनल चेंज कर दो। बट मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार था, मैं खाली टाइम में भी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ती रहती हूँ, तो मैं हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकती थी। मैंने एक बार अपने पापा से बोला भी था कि पापा आप देखना, हिस्ट्री ही मुझे एक दिन ऑफिसर बनाएगी, और आज वो दिन आ भी गया। तो मैम, ये ऑप्शनल, जैसे आपका जो मीडियम है इंग्लिश जो है, इंग्लिश मीडियम आपने पहले से ही विचार किया था कि अचानक, जैसे आपने देखा होगा कि यूपीपीएससी में ऐसा हो रहा है कि मॉडरेशन को लेकर के बातें चल रही है, स्केलिंग को लेकर के बातें चल रही, तो ऐसा नंबर को लेकर के आपने ऐसा विचार बनाया कि इसके पहले से ही आपका विचार था कि मीडियम मेरा इंग्लिश ही करना है?
नहीं, देखिए मीडियम तो मेरा शुरुआत से इंग्लिश था, तो इंग्लिश ऑब्वियसली मैं उसमें कंफर्टेबल थी, तो मीडियम का ऐसा कोई मेरे साथ इशू नहीं था। बट हाँ, मैं दूसरे लोगों से ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि क्या होता है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आप जितना भागोगे लोग उतना भगाएंगे। यहाँ सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 3 लोगों का निकलता है। पहला वो जिनका बैकग्राउंड बचपन से ही ऐसा होता है, तो वो उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनको प्रिपेयर हो जाता है, फिर वो उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू की। फॉर एग्जाम्पल टीना डाबी मैम, आप उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, उनकी बचपन से ही उनका एटमॉस्फेयर एक ऐसा था। सेकेंड वो होता है जिसको मतलब थोड़ा सा चीज़ें फाइनेंशियली मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम में होता है इंसान, और वो चाहता है कि अपने परिवार के लिए वो कुछ ऐसा करे कि मतलब सारी समस्याएं हट जाए और देश दुनिया के लिए भी कर सके। और थर्ड लोग जो होते हैं, जो मेरी कैटेगरी के होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनको कभी ना कभी कोई चीज़ बहुत तगड़े से हर्ट कर जाती है और फिर वो सोचते हैं कि अब लगना है। बस इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ 2017 में कुछ मेरे पापा के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई जिसने मुझे ये प्रेरित किया कि आप मतलब अब नहीं करोगे तो आप कब करोगे। आपने एक सपना तो बचपन से ही बना के रखा है, बट अगर आप अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो बस मैं यही कहूँगी कि वो रीज़न, हर उस इंसान का वो रीज़न आप याद कर लो, आप किस लिए दिल्ली गए हो, आपको क्या दुनिया ने बोला है, और वो जो दुनिया की बातें हैं ना, आप चाहो तो आप एक चार्ट बना के उसको लिख लो, आप उसे रोज़ देखो ताकि वो ज़ख्म ताज़ा होता रहे। और बस इससे बड़ी मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकती। एक बार आप ये करके देख लो। और मेरे पास बहुत सारे ताने थे और मैं उन तानों को, मैं क्या होता था, मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते रात में जब सो जाती थी तो मुझे वो बातें याद आती थी। मेरे रिलेशन में कुछ लोगों ने बोला था कि ये अपना चेहरा देख लें, अफसर बनने वाला कभी नहीं होगा और शादी के बाद तो कभी नहीं। तो मुझे उनकी वो बात 2021 में इतना ज़्यादा याद रही कि मतलब मुझे ये था कि अगर मेरा नहीं निकला तो ये लोग तो मेरा जीना ही हराम कर देंगे। तो इस तरह से मैंने 2021 में वो ताने जो है वो कहीं ना कहीं आपकी सीढ़ियाँ होते हैं और वो ही आपको ऊंचाई तक लेके जाते हैं। ज़िंदगी में जिसकी स्ट्रगल नहीं है उसने ज़िंदगी देखी ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ होता है फिर भी कहीं ना कहीं से स्ट्रगल आ जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल मिला है, अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ अलग करने का मौका मिला है, लोग आपको ताने मार रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और बस कंटिन्यू करिए अपनी जर्नी। सफलता की कुंजी वही है। बिल्कुल। मेरे पास कोई बड़ा डायलॉग नहीं है, मुझे कविताओं का भी शौक नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगी। बट हाँ, मैंने बेसिक चीज़ जो सारे एस्पिरेंट इसको खुद से जोड़ सकते हैं, मैंने वो चीज़ बोली है। और अगर आप ये चीज़ याद रखोगे तो बिल्कुल आप ऊपर तक पहुंचोगे, बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हम लोग को दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी श्रृंखला में बने रहिए साथ में। आगे भी आप सभी लोगों को और भी सेलेक्टर जो भी सेलेक्ट हुए हैं PCS 2021 में, सभी लोगों की वीडियो प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।